राजस्थान भूगोल। अब तो जिले पढ़ लिए लगभग, अब तो एंडिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। पीछे आवाज सही है ना, ठीक है। पढ़ाया होता कुछ याद किया है क्या, है ना। कल लास्ट जिला कौन सा पढ़ा है, सिरोही पढ़ा है। तो मुझे सोचकर बताना, माउंट आबू का पुराना नाम क्या है, चंद्रावती। चंद्रावती बोलो, चंद्रावती, चंद्रावती। माउंट आबू में एक झील है जो राज्य की सबसे ऊंची है, नक्की झील। कौन सी है, नक्की झील है। कौन सी झील है, सहायक संधियां हुई थी उनमें सबसे बाद में साइन करने वाली सिरोही। कौन सी है, सिरोही है। हाँ, कौन सी जनजाति सिरोही में निवास करती है, ग्रासिया जनजाति। कौन सी है, ग्रासिया जनजाति, बहुत बढ़िया। सिरोही के पूर्व में तेज ढाल वाली चट्टानें क्या कहलाती है, भाकर कहलाती है। क्या कहलाती है, भाकर कहलाती है। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ है, सिरोही में। किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों। और एक और, आबूएंसिस डिकिलेप्टेरा। वेरी गुड, आबूएंसिस डिकिलेप्टेरा। अच्छा, आबू अभ्यारण्य में सबसे, ये आबू अभ्यारण्य यहाँ सदाबहार वन पाई जाती है भाई। राजस्थान में ये एकमात्र ऐसा ही क्षेत्र है, लगभग 32 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। लगभग कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। अब आगे पढ़ते हैं, देखो बोर्ड पर सिरोही की बातें आपको बता दी गई है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है जालोर। इस जिले का नाम है, देखो, जालोर। जालोर, जो जालोर जिला है ना, इसको देखो एक बार देखो, देख लिया। जालोर की आकृति व्हेल मछली के समान है। जालोर की आकृति कैसी है, व्हेल मछली के समान है। जालोर जिला है ये गुजरात से सीमा रखता है। और जालोर है, बातें चालू, ठीक है। अब देखो, जालोर जिले की आकृति व्हेल मछली जैसी। जालोर जिले में एक पर्वत है, सुंदा पर्वत। सुंदा पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर है। सुंदा माता मंदिर के समीप सुंदा माता भालू कंजर्वेशन क्षेत्र है। और सुंदा माता भालू कंजर्वेशन क्षेत्र में भालू पाए जाते हैं। और जालोर का जिला शुभंकर क्या है, भालू है। ये बात समझ में आ गई। तो बात लिखो, नेक्स्ट लिखो, जालोर। जालोर, जालोर, जालोर। जिला शुभंकर है भालू। जिला शुभंकर क्या है, भालू। भालू, जिला शुभंकर क्या है, भालू। जिला शुभंकर है भालू। नेक्स्ट लाइन में, जालोर का जिला शुभंकर भालू है। जालोर ग्रेनाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। किस सिटी के नाम से, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेनाइट सिटी है, ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। किसे, जालोर को किस नाम से, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। आकृति कैसी है, व्हेल मछली जैसी। वेरी गुड, व्हेल मछली जैसी है, मछली जैसी। कान्हड़ देव का क्षेत्र है, कान्हड़ देव का क्षेत्र है। एक यहां पर ये जो जालोर है ना, जालोर का शाब्दिक अर्थ है जाल प्लस लोर, यानी जाल का प्रदेश। जालोर का अर्थ क्या है, तो देखो, जालोर वास्तव में जाल प्लस लोर से बना है। जाल एक वृक्ष है, अपने यहाँ पाया जाता है, पीलू के लिए प्रसिद्ध है। अंगूर कहलाते हैं, मारवाड़ के क्या कहलाते हैं, अंगूर कहलाते हैं। लोर प्रदेश, फल स्वरूप हो गया बराबर क्या हो गया, जालोर। जालोर सुवर्णगिरी दुर्ग है। जालोर में कौन सा दुर्ग है, सुवर्णगिरी दुर्ग है, जो चौहान वंशों के शासन के कारण चर्चा में रहा। और कालांतर में 1311 में यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो दुर्ग का नाम क्या है, सुवर्णगिरी।
स्वर्णगिरी दुर्ग किस जिले में है? जालोर। इसलिए स्वर्णगिरी प्रदेश के नाम से भी जालोर को जाना जाता है। तो स्वर्णगिरी दुर्ग है और ये दुर्ग यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है, नहीं है। ऑप्शन में आया था मेहरान, एक बार क्वेश्चन में मेहरानगढ़ आया था जो नहीं है, और एक बार स्वर्णगिरी आया था। यदि आप पुराने पेपर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो स्वर्णगिरी यूनेस्को 6 के 6 दुर्ग में आपको करवा चुका हूं। नेक्स्ट, ये यहां तक लिख लिया। जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों का चित्र, जसवंतपुरा पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। जसवंतपुरा जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ की विशेषताएं एग्जाम में पूछी जाती है। जसवंतपुरा पहाड़ी क्षेत्र का सबसे ऊंचा जो शिखर है, इसका नाम है डोरा भाकर। क्या नाम है? डोरा भाकर। ये कुछ इस प्रकार है, देखो। वैसे आपको भाई भाकर आ जाए ना, यदि भाकर आ जाए, पर्टिकुलर भाकर कहाँ है और आगे और पीछे कुछ नहीं है, तो सिरोही। तो आंसर, क्योंकि भाकर सिरोही के, मैडम, सिरोही के पूर्वी भाग में तेज ढाल वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? भाकर। आ जाओ मैडम, बैठो, यहीं बैठ जाओ। है क्या? आप इधर देखो बोर्ड पर, यहां पर ये इस प्रकार है। यहां पर ये एक भाकर, ये दूसरा भाकर, ये तीसरा भाकर और ये चौथा भाकर। 4 भाकर है। चारों के नाम याद रखने ही रखने, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। शुरू करूं? ठीक है। हाँ, यहां पर जो ये है ना भाई, इसको बोलते हैं जाडोला। क्या नाम है? जाडोला। जाडोला है, इसकी हाइट है 588 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो, मैं आपको बनाने के लिए टाइम दे दूंगा। जाडोला, जाडोला का हाइट है 588 मीटर। जाडोला से आगे बढ़ोगे तो आएगा रोजा भाकर। ये रोजा है, ये रोजा भाकर, और रोजा भाकर की हाइट है 729 मीटर। 700 क्यों बढ़ क्यों? रोजा भाकर। रोजा भाकर के बाद में जो नेक्स्ट है, इसका नाम है ईसराणा भाकर। इसका नाम क्या भाई? इसका नाम है ईसराणा भाकर। गिरी का अर्थ क्या होता है? पर्वत होता है, दुर्ग भी होता है भाई। ठीक है, ईसराणा, इसका नाम हो गया ईसराणा। ईसराणा, ईसराणा की हाइट है 839 मीटर। 839 मीटर। और अब जसवंतपुरा की पहाड़ियों का और पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है, नाम है डोरा भाकर। क्या नाम है? डोरा भाकर। ये रहा डोरा भाकर, हाइट है 869 मीटर। 869 मीटर, नाम है डोरा, डोरा भाकर। नाम क्या है? डोरा भाकर है, डोरा भाकर। चारों के चारों याद रखने ही रखने। जसवंतपुरा की पहाड़ियों के क्षेत्र के प्रसिद्ध भाकर है। आपको बहुत इजी वे में याद रह जाएगा। कैसे? ऐसे याद रखना कि आप बीमार हुए तो थारे झाड़ो टेक्यो कितना दिन? 588 दिन। 588 दिन। क्यों? क्योंकि ते रोजा रखा कितना दिन? 830 दिन। 830 दिन। रोजा क्यों रखा? ईश्वर तक पूगने खातर। और ईश्वर के तो छिटियो 839 मीटर। 839 मीटर बिंगे लिए थे लोम्बो कियो के डोरो, और डोरो के तो लोम्बो कियो 869 मीटर। तो 588, 730, 839 और 869 मीटर याद रखनी है। इनका क्रम पूछा जा सकता है, ये कहीं न कहीं किसी और चोटी के बीच में डाल देंगे, जिनसे इनका आरोही और अवरोही क्रम का क्वेश्चन बन सकता है। लाइन क्लियर हो गई? तो अब इसमें ऐसे कैसे लिख लो, ये जसवंतपुरा पहाड़ी क्षेत्र है। जसवंतपुरा पहाड़ी क्षेत्र।
आप में से कोई ए बैच का, बी बैच का हो ना भाई, तो ज्योग्राफी के जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए वो टोटल ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे 30 इंडिया और राजस्थान को मिलाकर एलडीसी के पेपर में, और 8 क्वेश्चन अलग ऐसे हैं जो मैंने आपको क्लास में लिखा रखे। टोटल 38 क्वेश्चन आपके रजिस्टर से आए थे। ए वाला बैच वाला कोई बैठा है तो, या बी वाला बैठा है तो बी में फिर इंडिया ज्योग्राफी नहीं करवाई हुई, राजस्थान पूरी हो गई थी। तो 38 क्वेश्चन केवल आपको मैंने रजिस्टर में करवा रखे। जैसे अलग हटकर कैसे, जैसे मैंने कालीबंगा की खोज लिखाई थी, अमलानंद घोष के केसरी सिंह बारट, चेतावनीरा चुंगटिया। आपको तो इतना समय नहीं रहेगा, अपने समय के अकॉर्डिंग चलते भाई, अपने उस हिसाब से। उनको तो मैंने जिले करवाने के लिए ही आप, और दूसरी उनसे तुलना भी मत करना कि आप आपके जो जिले उनसे तुलना करो, क्योंकि उनके पास समय था थोड़ा। अपन अब जो चीज़ जहाँ है वहीं पढ़ेंगे और एक बार ही मौका मिलेगा। उनको तो मैंने एक पॉइंट है वो 3-3 4-4 बार बता रखा होगा, एक पॉइंट, क्योंकि समय था। अब अपने स्पीड है थोड़ी, बना लिया सबने। तो ये हो गया डोरा भाकर, इसराना भाकर, रोजा भाकर और जाडोला भाकर, 4 भाकर है। जसवंतपुरा की पहाड़ी क्षेत्र में है, और जसवंतपुरा की पहाड़ी क्षेत्र कहाँ है? जालोर में है। कहाँ पर है? जालोर में है। अब देखो आगे, यहां पर एक साथ ही सारी चीज बता रहा हूं। यहां पर ये एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम है सुंदा माता। सुंदा माता पर्वत है, ये पर्वत है। इस सुंदा माता पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर है। सुंदा माता का क्या है? मंदिर है। सुंदा माता मंदिर है। पीछे दिख रहा है भाई? पीछे दिख रहा है लास्ट में, ठीक है। सुंदा माता मंदिर है। इसी सुंदा माता मंदिर पर 2006 में राज्य का पहला रोपवे शुरू किया गया। 2006 में राज्य का पहला रोपवे शुरू किया गया। कब किया गया? 2006 में। मैं आगे आपको चारों रोपवे जो एट प्रेजेंट राज्य में है वो करवा दूंगा। पहला ये है, दूसरा मंशपूर्णा करणी माता उदयपुर में है, तीसरा माँ सावित्री पुष्कर में है, और चौथा सामोद हनुमान जी का मंदिर जयपुर में है। 4 रोपवे है, चारों करवा दूंगा समय के साथ में। तो अभी पहला आया है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैडम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है इसका? सुंदा माता मंदिर रोपवे 2006 में शुरू किया गया था, और ये सुंदा माता का मंदिर है। इसी सुंदा माता मंदिर के पास में यहाँ पर भालू कंजर्वेशन क्षेत्र राज्य में 8% जो कंजर्वेशन क्षेत्र है उनमें ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा तो है शाकंभरी कंजर्वेशन क्षेत्र, सीकर व चूरू है। शाकंभरी से अजमेर याद मत रखना, शाकंभरी से ये शाकंभरी अपवाद है थोड़ा। और सबसे छोटा है रोटू, रोटू है नागौर में। 2 याद रखने ही रखने। रोटू कहाँ है? नागौर में। शाकंभरी कहाँ है? सीकर झुंझुनू में। वो सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। रोटू तो पूछा जाता है कई बार, गोंगेलाव और रोटू दोनों नागौर में है। और राज्य में जो ये जो सुंदा माता भालू कंजर्वेशन है ये कहाँ पर है? जालोर में है। कहाँ पर है? जालोर में। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो जैसे मैं बोल रहा हूँ, लिखना जालोर में, जालोर में सुंदा पर्वत पर, जालोर में सुंदा पर्वत पर, जालोर में सुंदा पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर है। सुंदा माता का मंदिर है। आगे लिखना यहीं 2006 में, यहीं 2006 में राज्य का पहला रोपवे शुरू किया गया। यहीं 2006 में राज्य का फर्स्ट पहला रोपवे शुरू किया गया। यही राज्य का पहला रोपवे शुरू किया गया। आगे लिखना इसके समीप सुंदा माता भालू कंजर्वेशन क्षेत्र स्थित है। इसके समीप सुंदा माता भालू कंजर्वेशन क्षेत्र स्थित है।
सुंदा माता भालू कंजर्वेशन क्षेत्र स्थित है। सुंदा माता भालू कंजर्वेशन क्षेत्र कहाँ है? जालोर में। और भालू किसका जिला शुभंकर है? जालोर का है। याद रह जाएगा इतना? ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। ये तो हो गया सुंदा माता मंदिर, सुंदा माता पर्वत, भालू कंजर्वेशन क्षेत्र, राज्य का पहला रोपवे। पहला रोपवे कब शुरू किया गया मैडम? 2006 में। 2006 में। अब देखो नेक्स्ट, यहां पर एक स्थान है जालोर में, स्थान का नाम है सांचौर। स्थान का नाम क्या है? सांचौर। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। जिस प्रकार पंजाब है वो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब व झेलम नदियों द्वारा सिंचित है, 5 नदियों। इस प्रकार सांचौर के, जालोर के इस सांचौर क्षेत्र में भी लूणी व उसकी 5 सहायक नदियां यहाँ आकर एकत्रित होती, इसलिए इसे राजस्थान, आगे लिखाऊंगा लूणी के समय और, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। इसीलिए कहते हैं राजस्थान का पंजाब। तो नेक्स्ट लाइन में लिख लो सांचौर, आगे लिखना राजस्थान का पंजाब। पंजाब, सांचौर को लिखना राजस्थान का पंजाब। पंजाब लिख लिया? आगे देखो, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में की गई। 1970 में की गई। अमूल बॉय वर्गीज कुरियन के द्वारा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। उसके तहत 1971 में राज्य की पहली दुग्ध डेयरी पद्मा डेयरी के नाम से ब्यावर में स्थापित की गई। राज्य की सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा है। ये जालोर में एक तो है पहली, एक है सर्वाधिक दूध वाली, वो तो है सरस डेयरी जयपुर, और एक सबसे बड़ी डेयरी, सबसे बड़ी डेयरी, और वो कौन सी है? रानीवाड़ा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना जालोर की रानीवाड़ा दुग्ध डेयरी, जालोर की रानीवाड़ा दुग्ध डेयरी राज्य की सबसे बड़ी आकार बड़ा है, बड़ी दुग्ध डेयरी है, दुग्ध डेयरी है। राज्य की सबसे बड़ी क्या है? दुग्ध डेयरी है। नाम क्या है? रानीवाड़ा। क्या नाम है? रानीवाड़ा। लिख लिया सबने? जालोर के जो भाग है, उस जालोर के भाग से एक नदी प्रवाहित होती है भाई। देखो एक बार यहां पर ये नदी इस प्रकार प्रवाहित होती है, ये आगे जाकर लूणी में मिल जाएगी। ये आगे जाकर किस में मिल जाएगी? लूणी में मिल जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बोर्ड पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तो नदी है, इस नदी का नाम है लूणी। लूणी की एक सहायक नदी है सूकड़ी। देसूरी की पहाड़ियां पाली से ही आती है, और जैसे ही जालोर में आती है, पहली चीज जालोर जिला इसी के तट पर है। दूसरी चीज एक बांध है, बाकली बांध। ये जालोर का सबसे प्रसिद्ध बांध है। इस बांध का नाम है बांकली बांध। क्या नाम है? बांकली बांध। ये एक बांध है जिसके पीछे एक झील बनेगी। हर बांध के पीछे एक झील बनेगी, वो कृत्रिम झील होगी। जैसे गोविंद सागर भाखड़ा बांध के पीछे, जैसे गोविंद वल्लभ पंत सागर रियंद बांध के पीछे। रियंद बांध है वो रियंद नदी पर है। जैसे बांकली झील बांकली बांध के पीछे, जवाई झील जवाई बांध के पीछे। आप नाम नहीं सुनते हो। यदि बांकली झील पूछा जाए तो ऑप्शन सही होगा जालोर व पाली, जालोर व पाली, क्योंकि दोनों की सीमा के सहारे। तो ये बांध हो गया, इस बांध का नाम है बांकली बांध। बांकली बांध है किस जिले में है? जालोर में। और इसके अलावा एक शहर है, और इस शहर का नाम है जालोर। जालोर किस नदी के तट पर है? सूकड़ी नदी के तट पर है, जो किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? लूणी की। लिखो, अगली लाइन में स्टार लगा के लिखना सूकड़ी नदी के तट पर जालोर स्थित है। सूकड़ी नदी के तट पर जालोर स्थित है। आगे लिखना इसी नदी पर
आगे लिखना, इसी नदी पर जालोर में प्रसिद्ध बांकली बांध है। इसी नदी पर जालोर में प्रसिद्ध बांकली बांध है। इसी नदी पर जालोर में प्रसिद्ध बांकली बांध है। कौन सा बांध है? बांकली बांध है। और जालोर किस नदी के तट पर है? सूकड़ी नदी के तट पर है। जब ये लूणी नदी आगे बढ़ेगी, जैसे ये लूणी नदी आगे बढ़ रही है, अब ये लूणी का प्रदेश आ रहा है, जैसे ये लूणी नदी आगे बढ़ेगी तो इस क्षेत्र में जो ये क्षेत्र है, ये जो आगे का भाग है, ये यहाँ एक तो लवणीय पादप ज्यादा होंगे। एक जो अभी क्षेत्र बना रहा हूं, ये जो क्षेत्र है ये कहलाएगा नेड़ या नेड़ा या रेल या गोड़वाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन, ये इसी के नाम है। तो इसका नाम है गोड़वाड़ प्रदेश। क्या नाम है? तो गोड़वाड़ प्रदेश किस जिले में है? तो दक्षिणी पाली व जालोर जिला गोड़वाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नाम क्या है? गोड़वाड़ प्रदेश। तो लिखो गोड़वाड़ प्रदेश, गोड़वाड़ प्रदेश, गोड़वाड़ प्रदेश। कोष्टक में लिख लो भले लूणी बेसिन, गोड़वाड़ प्रदेश कोष्टक में लिखना लूणी बेसिन, गोड़वाड़ प्रदेश कोष्टक में लूणी बेसिन। आगे लिख लो, आगे लिख लो जालोर, 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 इसमें लिखना। फिर जो गोड़वाड़ प्रदेश लिखा है ना आपने, उससे एक तीर निकाल के लिखना, यह मरुस्थल का सबसे नीचा स्थान है। यह मरुस्थल का सबसे नीचा स्थान है। यह मरुस्थल का सबसे नीचा स्थान है। निम्न, निम्न मतलब नीचा। यह मरुस्थल का सबसे नीचा स्थान है। मरुस्थल का क्या? सबसे नीचा स्थान है। अब आपको बता दूं एक लाइन एक्स्ट्रा, गोड़वाड़ प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उसे गोड़वाड़ी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोड़वाड़ी भाषा कहते हैं। एक विद्वान आया, नाम था नरपति नालह। नरपति नालह ने गोड़वाड़ी भाषा में बिसलदेव रासो की रचना की। किस भाषा में? गोड़वाड़ी भाषा में। किसने? नरपति नालह ने। किसकी? बिसलदेव रासो की। मैं आपको पूरी क्लास तक लगभग 100 से 150 किताबें बताऊंगा और वो आपको याद हो जाएगी और बिल्कुल ऐसे लगेगा लास्ट में ये तो कुछ है ही नहीं ऐसे, लेकिन वो समय समय पर एक साथ लिखाऊंगा आपको याद भी नहीं होगी। तो अभी मैंने आपको ये बताइए, नरपति नालह द्वारा रचित, नाम क्या है? बिसलदेव रासो। और कौन सी भाषा में? बोलो। नोट लिखो, नोट में लिखना, नोट, नोट, नोट में लिखना नरपति, हाँ, नरपति नालह द्वारा, नरपति नालह द्वारा, नरपति नालह द्वारा गोड़वाड़ी भाषा में, गोड़वाड़ी भाषा में, भाषा में बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो पुस्तक की रचना की गई। पुस्तक की रचना की गई। पुस्तक की क्या की गई? रचना की गई। नरपति नालह द्वारा गोड़वाड़ी भाषा में बिसलदेव रासो पुस्तक की रचना की गई। 3 ही पॉइंट है बस, याद अंडरलाइन कर लो, नरपति नालह, गोड़वाड़ी भाषा और बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो। एक आपको मैंने लिखाया होगा कहीं ना कहीं, ग्रेनाइट सिटी किसको कहेंगे? जालोर को। ग्रेनाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जालोर। और आकृति कैसी है? व्हेल मछली जैसी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं रखता, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं रखता, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती 4 जिलों को छोड़ दिया जाए, अर्थात श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को छोड़ दिया जाए तो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय जालोर है। क्या ये लाइन समझ में आई? लिखाने की जरूरत नहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमा में वैसे भी लिखूंगा, ये लाइन जालोर से संबंधित है। नेक्स्ट आओ बोर्ड पर, ये पढ़ा जालोर, ये कौन सा था? जालोर। अब जो लास्ट और 25वां नंबर आपका होगा वो जिले का नाम है, उस जिले का नाम है क्या? बाड़मेर। उस जिले का क्या नाम है? बाड़मेर। ये रहा बाढ़ाना, इसका नाम है बाड़मेर।
और यह आपके क्रम में आना चाहिए 25वां नंबर। अभी तक जितने अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले हैं अर्थात बाह्य परिधि के जिले हैं वो बाड़मेर पड़ने के साथ ही पूरे हो जाएंगे। बाड़मेर पड़ने के साथ ही क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। 28,387 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत बाड़मेर जिले को देखते हैं। जिले का नाम क्या है? बाड़मेर। बाड़मेर जिला शुभंकर है लौकी यानी मरु लोमड़ी। जिला शुभंकर क्या है? मरु लोमड़ी। मरु लोमड़ी, मरु लोमड़ी अपनी भाषा में इसे अपन कहते हैं लौकी। लौकी, लौकी। अब आप ऐसे मत सोचना कि सर लौकी जिला शुभंकर है, लौका वो सब इसमें ही आएगा। लौका और लौकी ऐसे अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। तो मरु जिला शुभंकर क्या है? मरु लोमड़ी। किसका? बाड़मेर। 28,387 वर्ग किलोमीटर के साथ क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा जिला है। क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा जिला, क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा जिला है। बड़ा जिला, बड़ा जिला। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा रखता है श्री गंगानगर की भांति। क्या लाइन समझ में आई? बोली वो। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा रखता है किसकी भांति? श्री गंगानगर की भांति। तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा। थोड़े आप भी खुले खुले और दूर दूर अच्छे लिखा करो। अब आप भाई साहब एक आप वापस इसको पढ़ोगे ना, आनंद नहीं आएगा। आप थोड़े खुले खुले देखो, पास वाला लिख रहा है, आप एक लाइन ही दूसरी में घुसा रहे हो। इतनी कंजूसी मत करो, है ना। 10 रुपये की कभी चाय पीना मत, तो इसमें 20 पेज नए जुड़ जाएंगे। और नहीं हो तो मेरे पास हाँ। अब तो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा रखता है, दोनों सीमा। अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखो बोर्ड पर एक बार। ये जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा रखता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 228 किलोमीटर, 228 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। ऐसे कैसे लिखना है? जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो रखता है पाकिस्तान से। किससे रखेगा? पाकिस्तान से, पाकिस्तान से। और अंतर्राज्यीय सीमा रखेगा किससे? गुजरात से, गुजरात से। सबसे कम कोई अंतर्राज्यीय सीमा रखता है तो स्वागत है बाड़मेर का। तो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा रखने वाला जिला है, सबसे कम, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा। अब जो पाकिस्तान से सीमा लगाता है ना भाई, इसमें एक स्थान आता है शाहगढ़, शाहगढ़, या कह दो बांकासर, या कह दो भागलगांव, बागा शाहगढ़ ओब्लिक बांकासर। अंतिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पूरा ही लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्षेत्र। इसके बाद यहाँ बाड़मेर में अपने सीमा क्या हो जाएगी? खत्म। लास्ट यहाँ से फिर आगे गुजरात आ जाएगा। और लंबाई कितनी? 228 किलोमीटर। कितनी है? 228 किलोमीटर। एक आपको मैंने थार का घड़ा करवाया था चांद। एक थार का जल महल है बाटाड़ू का कुआ। किस ये पूछा हुआ है किस जिले में है? बाड़मेर में। तो बाटाड़ू का कुआ लिखूं क्या? आपने यहां तक लिख लिया? सबने लिख लिया ना? सबने सब साथ चल रहे हो? ठीक है। तो एक है बाटाड़ू का कुआ, बाटाड़ू का कुआ, का कुआ
थार का जल महल, थार का जल महल। जल महल जो पैलेस है ना भाई, वो मानसागर झील जयपुर में है। एक एक चीज से दूसरी चीज जोड़कर सीखो। जो जल महल है वो मानसागर झील में, और मानसागर झील जयपुर में है। वहाँ जल महल करवाऊंगा आपको, कनक घाटी का क्षेत्र, फिर जल महल, आमेर, मावठा, जयगढ़, जयबाण, फिर 648 मीटर जयगढ़, फिर 599 मीटर नाहरगढ़, वो सारे जयपुर के समय करवाए भी होंगे, बताए तो होंगे ही होंगे वहाँ। और आगे और समय समय पर बातें करते रहेंगे, पुलिस गार्डन, फिर उसके अलावा और आप चलोगे तो झालाना वन क्षेत्र, ऐसे। तो बाटाडू का कुआं थार का क्या कहलाएगा? जल महल कहलाएगा। आप बाड़मेर से पश्चिम की ओर निकलते हो, मुन्ना बाव की ओर। मुन्ना बाव पहली चीज तो एक अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है। मुन्ना बाव से थार एक्सप्रेस चलती है, मुन्ना बाव बाड़मेर में है। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी, मुन्ना बाव की ओर जाते हो तो एक बीच में जगह आती है जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, और यह है किराड़ू के मंदिर। क्या है? किराड़ू के मंदिर है। तो किराड़ू के जो मंदिर है इसे राजस्थान का किराड़ू, बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। किराड़ू, अभी मैं आपको बता रहा हूं क्या कि किराड़ू, किराड़ू, किराड़ू कहाँ है? बाड़मेर में। बाड़मेर पटी रे किराड़ू। यहाँ एक मंदिर है प्रसिद्ध भाई, और सोमेश्वर का मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोमेश्वर का मंदिर, सोमेश्वर का मंदिर, मंदिर किराड़ू, किराड़ू। इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। खजुराहो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है भाई। इसे राजस्थान का, राजस्थान का सन भले ही मत याद रखो, नहीं पूछे जाएंगे। खजुराहो कब किया गया, अपने राजस्थान वाले याद रख लो खूब। से राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और करंट में कोई हो तो याद रख लो, ऐसे आपके पास दिमाग में इतनी चीजें मत डालो फालतू की। किराड़ू सोमेश्वर मंदिर है यहाँ। एक बार मैडम उसको बजाना बंद करो। हाँ ठीक है। किराड़ू सोमेश्वर का क्या है? मंदिर। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? खजुराहो। खजुराहो एमपी में है भाई। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, मध्य। और यूनेस्को धरोहर है। यूनेस्को क्या है? धरोहर। यूनेस्को लिख दिया, इससे आप समझ जाओगे मध्य प्रदेश में है। अब बात यह है कि 99.99% लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तव में इसे किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो क्यों कहते हैं। तो आपको बता दूं, जब आप खजुराहो मंदिर में जाते हो तब मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर नग्न मूर्तियां लगी हुई है। राजा ने बनाते समय दिमाग लगाया होगा कि प्रजा दिमाग थोड़ा फ्री रखे और इस प्रकार के भी दर्शन कर सकती है। इसे खजुराहो मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसी की वैसी नग्न मूर्तियां आपको कहीं देखनी है तो आइए किराड़ू मंदिर। और इसीलिए इसे, ऐसा नहीं है ये दो ही मंदिर है, भारत में ऐसे कई मंदिर है जहाँ नग्न मूर्तियाँ लगी हुई है, और आप जाकर यहाँ आनंद ले सकते हो नग्न मूर्तियों का। और ये मंदिर कौन सा है? किराड़ू मंदिर है। ये सही बात है बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं, ऐसे ही रट रहे हो, पता ही नहीं है। तो मैं आया हूँ ना, किस लिए? बताने के लिए। क्या? कि ये खजुराहो, किराड़ू को खजुराहो क्यों कहते हैं। ठीक है मैडम, समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, ये तो होगी किराड़ू की बात की। इसके आसपास के क्षेत्र की मुन्ना बावन, थार एक्सप्रेस, ये और बातें करते रहेंगे। एक स्थान है यहाँ पर, यह अलग से ही बता दूं। देखो इधर, यहाँ पर एक मैंने नाम लिखा बेंटोनाइट। बेंटोनाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेंटोनाइट, बेंटोनाइट एक खनिज, और बेंटोनाइट खनिज के लिए बाड़मेर का बोथिया क्षेत्र प्रसिद्ध है। बोथिया, ब से बाड़मेर, ब से बोथिया, ब से बेंटोनाइट। अब याद रह जाएगा ब की, हाँ बेंटोनाइट। और बेंटोनाइट खनिज के लिए कौन सा? बोथिया प्रसिद्ध है। और बोथिया कहाँ है? बाड़मेर में। बेंटोनाइट, बोथिया, बोथिया, बाड़मेर, बाढ़ाना, बाड़मेर में। याद रह जाएगा। बोथिया खनिज कौन सा है? बेंटोनाइट। ऐसे कैसे लिख लो? बेंटोनाइट। बेंटोनाइट के लिए ये रायलोक्रम की चट्टानें पाई जाती, मालानी रायलोक्रम की चट्टानें। ये हीरा उत्पादन के लिए, उत्पादन नहीं, हीरा की खोज की गई यहाँ।
हीरा सबसे कठोर धातु है। प्रतापगढ़ में बताया था केसरपुरा और मानपुरा, केसरपुरा व मानपुरा। देखो इधर, इसके अलावा एक है पेट्रोलियम। अब तटीय क्षेत्र को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में एक बेसिन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। तो पहला सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? बाड़मेर, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। लिख लिया? क्या लिखा है? एस, जैसे मैं लिखता हूँ ना वैसे की वैसे लिखा करो। तो चीजें आपको देखो, मैंने यहाँ लिखा तो मेरे पास इधर जगह है, तो आपके भी रजिस्टर में इधर जगह होगी। ठीक है, तो पहला लिखा बाड़मेर सांचौर बेसिन, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन है। और भंडार भी सर्वाधिक उत्पादन व भंडार, उत्पादन व भंडार। केयर्न एनर्जी यहाँ संचालित है भाई, केयर्न एनर्जी। कौन सी एनर्जी? केयर्न एनर्जी। स्कॉटलैंड की कंपनी है केयर्न एनर्जी, केयर्न एनर्जी। लिख लिया सबने? सही। अब इसके अलावा पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, टर्सरी युगीन अवसादी चट्टानों में। ये मैं आपको मरुस्थल करवाऊंगा तब और लिखाऊंगा कि थार मरुस्थल की टर्सरी युगीन अवसादी चट्टानें जीवाश्म खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पीछे देखो इधर, एक बार ध्यान दो। हाँ, जग जाओ, जगे मैडम। क्या बोला मैंने? टर्सरी युगीन, वेरी गुड। किस युगीन? टर्सरी युगीन अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम के क्या पाए जाते हैं? भंडार पाए जाते हैं। ये एक जीवाश्म खनिज है। क्या, कैसा खनिज है? जीवाश्म खनिज है। इस पेट्रोलियम के संदर्भ में राजस्थान में के बाड़मेर में कुछ क्षेत्र है। एक है मंगला, मंगला। एक है ऐश्वर्या, बायतू में है ऐश्वर्या। एक है रागेश्वरी, रागेश्वरी गुड़ा मालानी के क्षेत्र में। एक है सरस्वती, कोसलू के क्षेत्र में सरस्वती। बिल्कुल मैडम, रागेश्वरी, रागेश्वरी हो गया। भाग्यम, भाग्यम, विजया, विजया। ये तेल के कुएं हैं, ये तेल के क्या है? कुएं हैं। विजया, विजया। मंगला से 29 अगस्त 2009 को तेल उत्पादन हुआ, 29 अगस्त 2009 को। तो प्रसिद्ध है भाई। वर्तमान में ये म्यूजियम है, नहीं सॉरी, म्यूजियम तो रागेश्वरी है, म्यूजियम तो रागेश्वरी। 29 अगस्त 2009 को उत्पादन, उत्पादन, उद्घाटन कह दो, उत्पादन कह दो। 29 अगस्त 2009 को। अपने उस समय प्रधानमंत्री थे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री जी आए और इसका उद्घाटन किया था। सोनिया गांधी जी साथ आए थे। सुना था ना आपने? ये काफी चर्चा में भी रहा था। तो मंगला, और पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, मंगला। अच्छा, इसके अलावा क्षेत्र, ये तो हो गया। इसके अलावा इधर है क्षेत्र, क्षेत्र। क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र है? नागाना, नागाना में तो है मंगला, बायतू, गुड़ा मालानी, गुड़ा मालानी और कोसलू। कोसलू, कोसलू याद रह जाएगा ये क्षेत्र। ठीक है। अब इतना ज्यादा तेल निकल रहा है, अरे कोई सीमा ही नहीं है, निकल ही रहा है, निकल रहा है। इन सब कुओं से मैडमों क्या निकलेगा? वेरी गुड, तेल निकलेगा। क्या निकलेगा? तेल। तो अब इस तेल को शुद्ध करने के लिए गवर्नमेंट को लगा एक बनाएंगे साहब, क्या? रिफाइनरी। रिफाइनरी बन रही है, धड़ाधड़ काम चल रहा है। लो, तैयार हो गई रिफाइनरी बनकर। 2022 में होगी, वैसे तो 22 दे रखा है, लेकिन 24 तक हो जानी चाहिए। ये इसका नाम है पचपदरा तेल रिफाइनरी, पचपदरा तेल रिफाइनरी, पचपदरा तेल रिफाइनरी। अभी नवीनतम भाई उद्घाटन है ना, वो 16 जनवरी 2018 को हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था इस बार। वो तो कुआ था मंगला। ये रिफाइनरी है, BS6 पर आधारित है। किस पर है? BS
भारत स्टेज 6 पर, BS 6 पर है। इको फ्रेंडली है। कैसी फ्रेंडली है? इको फ्रेंडली है। 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 नाम क्या? रिफाइनरी का नाम क्या? पचपदरा तेल रिफाइनरी। यहाँ क्या शुद्ध होगा? तेल शुद्ध होगा। जिसके भंडार कहाँ पाए जाते हैं और जहाँ सर्वाधिक उत्पादन का होता है? बाड़मेर सांचौर बेसिन में। अब ये रिफाइनरी बन गई भाई। अब इसके अलावा यहाँ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स होगा। और ये जो रिफाइनरी है ना, पचपदरा रिफाइनरी, ये यहाँ पर 2 संस्थाओं का योगदान है। लिख लो, नेक्स्ट लाइन में स्टार लगा के लिखो। लिखना, पचपदरा तेल रिफाइनरी में HPCL पचपदरा तेल रिफाइनरी में HPCL व राज्य सरकार, HPCL व राज्य सरकार क्या लिखा है? पचपदरा तेल रिफाइनरी में HPCL व राज्य सरकार का योगदान क्रमशः 74:26 है। 74:74:26, 74:26 है। इको फ्रेंडली है भाई। ये BS 6 पर आधारित है और ये राज्य की पहली तेल रिफाइनरी है। देश की 26वीं है। देश की कौन सी है? 26वीं है। नागाना से अपना बाड़मेर में एक स्थान है नागाना, ये रहा, ये ना नागाना। उसको मैं ऐसे कर देता हूं। बाड़मेर बड़ा पढ़ेंगे, इतना बड़ा पढ़ेंगे जितना जयपुर भी नहीं पढ़ा। सारी बातें कर लेंगे बाड़मेर की। बाड़मेर अपने खनिज में खूब सारे क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। ऐसा नहीं है अभी पूछेंगे, ये रागेश्वरी सरस्वती सब पूछे हुए। मंगला तो शायद अभी हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया है मंगला। तो नागाना से है ना, ये नागाना है। नागाना में अभी तो क्या है, अभी तो अपने यहाँ तेल शुद्ध हुआ नहीं ना, तेल रिफाइनरी चालू थोड़ी हुई है। चालू हो गई क्या? नहीं हुई है, अभी बताया ना आपको। तो यहाँ ये नागाना है, ये रहा नागाना, ये रहा नागोना। ये नागाना से एक सलाया गुजरात तक एक तेल पाइपलाइन बिछाई गई है। इसका नाम है संत तुकाराम आपटे तेल पाइपलाइन। सलाया गुजरात तक। और इसमें क्या जा रहा है? ये तेल जा रहा है शुद्ध होने के लिए। और ये स्थान है सलाया, सुलाया नहीं, सलाया। और इसका नाम है संत तुकाराम आपटे। क्या नाम है? आपटे, संत तुकाराम आपटे। इसे हिटेड तेल पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। पीछे तुमको समझ में तो आ रहा है बढ़िया ढंग से? ठीक है। फिर अब ये बात यहाँ नागाना से संत तुकाराम आपटे हिटेड तेल पाइपलाइन है। ये कौन सी रिफाइनरी है? पचपदरा रिफाइनरी है। ठीक है। यहां तक लिख लिया आपने? तो बोर्ड पर देखो एक बार। ये क्या खराब हो गया क्या? अब सही है। इधर देखो एक बार। ये नाग पहाड़ है। ये कौन से पहाड़ है? नाग पहाड़ है। नाग पहाड़ की हाइट याद रखना भाई, 795 मीटर है। कितनी है? 795 मीटर है। बोर्ड पर देखो, बाद में बना लेना, आपको समय मिलेगा इसको बनाने के लिए। और ये चीज़ समझ लेने मज़ा आ गया कसम से। बहुत सारी बातें बताऊंगा इसमें। यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है लूणी नदी। ये आना सागर झील के पास है। आना सागर झील के पश्चिम, आप आना सागर झील जाओगे ना, इस झील का नाम है आना सागर। अर्नुराज ने इसका निर्माण करवाया था। आना सागर,
अर्नोराज है वो पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे। 1137 में इन्होंने निर्माण करवाया था। अब यहाँ से एक नाग पहाड़ से एक नदी निकली, ये नदी है नाम है लूणी नदी। और ये नदी कुछ इस प्रकार बहती हुई आधी खारी, आधी मीठी, अंत सलीला आदि नामों से जानी जाती हुई आगे जाकर गुजरात के वो गोडवाड़ प्रदेश से होती हुई कच्छ के रण में समा जाएगी। लगभग इस नदी की लंबाई है 495 किलोमीटर। इस नदी का नाम है लूणी। यहाँ तक इसका जल था खारा, अब यहाँ से आगे है मीठा, मतलब पहले मीठा फिर खारा। यहाँ एक स्थान है, इस स्थान का नाम है बालोतरा। बालोतरा। एक क्वेश्चन कई बार आता है कि यदि इसके उद्गम क्षेत्र में, यदि इसके उद्गम क्षेत्र में अधिक वर्षा हो जाए तो कौन सा शहर डूब जाएगा? बालोतरा। बालोतरा गोप्पा पोकड़ जी। यदि अधिक वर्षा हुई तो, अधिक वर्षा हुई तो वर्तमान में अतिक्रमण इतना ज़्यादा कर दिया है कि यदि भविष्य में कभी बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक नुकसान होगा। इस प्रकार की उत्तरी भारत की नदियां रास्ता परिवर्तित करने के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय से निकलने वाली नदियां कई बार अपना रास्ता परिवर्तित कर लेती है। एक बिहार का कल परसों नहीं 2-3 महीने पहले एक फोटो आया था पेपर में कि बिहार में एक नदी पर 4 बार पुल बनाया गया। कितनी बार? 4 बार। पता है कैसे? कि पहली बार पुल बनाया नदी पर, नदी अगली बार वहीं से वहां से बही नहीं, दूसरे रास्ते से वापस पुल दूसरा वहां बनाया, अगली बार वहां से नहीं बही और रास्ता चेंज कर लिया। जब नदी अपना रास्ता परिवर्तन कर लेती है तो आसपास के क्षेत्रों में जन धन को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है। इसलिए उस नदी को उस क्षेत्र का शौक कहते हैं। जैसे बिहार का शौक कोसी, बंगाल का शौक दामोदर, उड़ीसा का शौक महानदी, राजस्थान का शौक घग्गर नदी। क्या एक साथ लाइनें समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थान का नाम है तरा। कौन सा तरा? बालोतरा से जस्ट आगे आओगे ना आप, बालोतरा से जस्ट आगे आओगे तो आपको एक स्थान मिलेगा, यहाँ तिलवाड़ा। तलवाड़ा नहीं, तिलवाड़ा स्थान का नाम है। इधर लिख देता हूँ यहाँ तिलवाड़ा। तिलवाड़ा। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध पशु मेला बढ़ता है। कौन सा मेला? पशु मेला। और पशु मेला भी कौन सा? मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ जी का आज तक पूछा गया सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन। पता नहीं उसको इससे क्या इंटरेस्ट है, हर बार पूछ लेता है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ भरेगा? तिलवाड़ा। इस बालोतरा के इधर चलोगे तो एक विशाल झील मिलेगी। ये खारे पानी की है और इसका नाम है पचपदरा झील। पचपदरा। और ये खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। और यहाँ पर खार बनाती है एक जाति, इसलिए उसका नाम है खारवाल। जो खार का वाल करे, खारवाल। मोरली झाड़ी के सहयोग से जनजाति का जाति का नाम क्या है? खारवाल। पांचा भील ने 16वीं शताब्दी में से झील का निर्माण करवाया था। NaCl सोडियम क्लोराइड उत्पादन के सोडियम की सबसे बेहतरीन मात्रा कहीं आपको नमक में देखनी था। ये पचपदरा झील में 98%, 98%। अच्छा, अब इसके अलावा ये तो पचपदरा झील होगी, इसी के पास पचपदरा रिफाइनरी है भाई, जो भी अपन ने पहले बनाई थी। इसके पूर्व में देखो यहाँ पर, यहाँ ये चीज़ यहीं बढ़ाऊंगा और यहीं समझाऊंगा, ऐसे नहीं बार आगे नहीं आएगी ये चीज़। यहाँ पर कुछ इस प्रकार इसकी लूणी की पूर्वी सीमा का निर्धारण करने वाली 56 गुबंदाकार पहाड़ियाँ हैं जो बालोतरा से सिवाना तक विस्तृत है। बालोतरा से सिवाना तक 56 गुबंदाकार पहाड़ियाँ हैं। वो पहाड़ियाँ ऐसे हैं, वो पहाड़ियाँ क्या है? ऐसे पहाड़ियाँ देखो एक बार, ऐसे इस प्रकार ये 56 गुबंदाकार पहाड़ियाँ हैं। शुरू कहाँ से होती है? बालोतरा से। लूणी की पूर्वी सीमा का निर्धारण करेगी। तो लूणी की कौन सी सीमा? पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा पर है। पहाड़ियाँ कितनी है? 56 है। एक आपको मैंने 56 का मैदान करवाया था, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में 56। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, पर बांसवाड़ा व डूंगरपुर में तो आपको मेवल का प्रदेश करवाया था या वागड़ प्रदेश करवाया था, वागड़ी भाषा के आधार पर ये पूछा गया है। ये भी कल वाले एग्जाम, ये आपको मैंने मेवन क्षेत्र करवाए थे, मेव का क्षेत्र, सीवी का क्षेत्र,
जांगल का क्षेत्र, ढूंढाड़ का क्षेत्र, ढूंढाड़ी भाषान करवाई है ना, ये कल वाले पेपर में पूछा गया है। कौन सा निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है? तो इन चीजों को पढ़ा करो, जो लिखाई गई है ना, इनको याद करके आया करो भाई। तो 56 पहाड़ियां हैं, इनको बोलेंगे 56 की पहाड़ियां। किस जिले में है? उदयपुर में। कहां से आ गई? 56 की पहाड़ियां किस जिले में? बाड़मेर में है। और लूनी नदी की क्या करती है? पूर्वी सीमा का निर्धारण कर। इन 56 की पहाड़ियों में यहाँ एक मंदिर है, और इस मंदिर का नाम है नाकोड़ा पर्वत पर है, मेवा नगर में है, और इस मंदिर का नाम है नाकोड़ा मंदिर। और यहाँ भगवान पार्श्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। आप बाहर खिड़की से मत देखो, इधर देखो एक बार। ये मंदिर रहा, इस मंदिर का नाम है नाकोड़ा मंदिर। नाकोड़ा मंदिर। एक तो यहाँ काल भैरव का मंदिर है, और यहाँ एक पार्श्वनाथ का मंदिर है। एक तो यहाँ मंदिर मिलेगा पार्श्वनाथ का भाई, पार्श्वनाथ का, ये याद रखना। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। और एक यहाँ मंदिर है काल भैरव का, काल भैरव का। 2 मंदिर मिलेंगे यहाँ। पार्श्वनाथ का याद रखना, नाकोड़ा मंदिर भी याद रखना। आगे इसके अलावा एक नाकोड़ा बांध है लूनी नदी पर, छोटा ही बांध है, जसवंत सागर बांध है, वो जोधपुर में है। तो यहाँ पर ये एक सिवाना में यहाँ पर पीपलूद ग्राम है, जहाँ महादेव हल्देश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। तो सिवाना में कौन सा है? सिवाना में महादेव हल्देश्वर का मंदिर है। यहाँ पर एक मंदिर है, ये सिवाना में है, पीपलूद ग्राम में है, पीपलूद ग्राम में महादेव कई बार यहाँ तो लोग जाते हैं, कई ये गौरना भाकरन, ये महादेव हल्देश्वर का मंदिर, ये तो प्रसिद्ध है। इस बेल्ट में लोग घूमने जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, पर्यटन भी साथ में हो जाता है और मंदिर के दर्शन भी हो जाते हैं, धार्मिक आस्था भी जग जाती है। महादेव हल्देश्वर का मंदिर है, महादेव हल्देश्वर का क्या है? मंदिर है। अब इस क्षेत्र में जब अरब बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वाई प्रवेश करती, तो इन पहाड़ियों की आकृति ऐसी है कि यहाँ हवा कुछ समय के लिए रुकती है और हवाओं का दबाव रहता है, फलस्वरूप यहाँ वर्षा शुरू हो जाती है। फलस्वरूप यहाँ क्या शुरू हो जाएगी? वर्षा शुरू हो जाएगी। और इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होनी शुरू हो जाती है। पूरे क्षेत्र में अब वर्षा शुरू हो गई इस क्षेत्र में, और इतनी ज़्यादा वर्षा होती है कि इसे पश्चिमी राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। इसे पश्चिमी राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान का लघु माउंट आबू यहाँ एक स्थान है। और आसोत्रा इसके पास में, वहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। आसोत्रा में किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये नदी कौन सी है? लूनी नदी है। लूनी नदी की पूर्वी सीमा निर्धारित करने वाली 56 गुंबदाकार पहाड़ियाँ बालोतरा से लेकर सिवाना तक विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक है? बालोतरा से सिवाना तक। तो नेक्स्ट लाइन में मैं बोलूँ ऐसे लिखो, थोड़ा स्पीड में लिखना भाई। लास्ट क्या लिखी? लाइन क्या लिखी है? नागाना वाली, खनिजों वाली लिखी है ना। फिर एक लाइन छोड़कर लिखना बाड़मेर में लूनी प्रवाहित क्षेत्र में, बाड़मेर में लूनी प्रवाहित क्षेत्र में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध पशु मेला भरता है। ये चैत्र शुक्ला एकादशी से भरता है, एकादशी से लेकर लास्ट तक है ना, ठीक है। मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध पशु मेला भरता है। यह स्थान तिलवाड़ा है। यह स्थान तिलवाड़ा है। अगली लाइन में लिखो, अगली लाइन में लिखना बालोतरा लूनी नदी तट पर है। बालोतरा लूनी नदी तट पर है।
बालोतरा लूणी नदी तट पर है, लूणी नदी तट पर है। अजमेर की नाग पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर बालोतरा जलमग्न हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लो, बाढ़। अजमेर की नाग पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर, अधिक वर्षा होने पर बालोतरा जलमग्न हो जाएगा। क्वेश्चन में लिख लेना बाढ़। क्वेश्चन क्या लिखा है? बाढ़। आगे नेक्स्ट लाइन में लिखना, बाड़मेर में लूणी नदी की पूर्वी सीमा का निर्धारण। बाड़मेर में लूणी नदी की पूर्वी सीमा का निर्धारण। बाड़मेर में लूणी नदी की पूर्वी सीमा का निर्धारण। 56 गुबंदाकार पहाड़ियां करती है। 56 गुबंदाकार पहाड़ियां करती है। 56 गुबंदाकार, गुबंद की भांति ऐसे, इसलिए गुबंदाकार बोलते हैं। 56 गुबंदाकार पहाड़ियां करती है। 56 गुबंदाकार पहाड़ियां करती है। छप्पन गुबंदाकार पहाड़ियां करती है। कौन सी पहाड़ियां करती है? 56 गुबंदाकार पहाड़ियां करती है। लिख लिया सबने? ये झील कौन सी है? आना सागर। ये झील कौन सी है? आना सागर। ये जो झील है ना, ये अजमेर के पश्चिम में है। यहाँ अजमेर है भाई, अजमेर है। ये लूणी नदी आगे करवाऊंगा, सागरमती और सरस्वती नदी के मिलने के पश्चात गोविंदगढ़ नामक स्थान के बाद ये नदी लूणी नदी के नाम से जानी जाती है। ये नदी नहीं पढ़ाई है आपको, जिले बाड़मेर की सारी A to Z विशेषताएं बता रहा हूँ। तो सबसे मैं कहता हूँ कई बार, आप यदि इन जिलों को सही ढंग से पढ़ लोगे ना, आपके 70% क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। और ये हाई कोर्ट के ऐसे एग्जाम हुए ना, इनके तो पूरे में से पूरे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। क्लियर है? लिखो ऐसे कैसे बना लो इसको, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, हंसते रहो भाई।